अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बद्दुआए इश्क बाय अरीशा खान पार्ट 6। इस वक्त अरहम और बिया दोनों स्टडी रूम में मौजूद थे जब हमदानी साहब ने दोनों को बैठने का कहा और दोनों से सवाल किया। मुझे तुम दोनों की शादी के बारे में बात करनी है, क्या तुम दोनों राजी हो? अगर हाँ तो कुछ ही दिनों में तुम दोनों की डेट पर फिक्स कर देंगे। बिया इस बात पर हैरान थी कि हमदानी साहब भी शादी के लिए राजी हो गए। अरहम ने बिया को देखते हुए कहा, अंकल मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कल मेरे डैड पाकिस्तान आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जो आप लोगों का फैसला है मैं उसमें राजी हूँ और शायद अनाबिया को भी बड़ों के फैसले से पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमदानी साहब ने अरहम की बात सुनकर बिया को देखा। जी बाबा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हमदानी साहब और अरहम मुस्कुराए थे बिया की बात पर और कहीं ना कहीं अंदर ही बिया भी खुश थी उनके फैसलों पर। ठीक है, फिर वहाज अब्बास साहब के आते ही मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। अंकल अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं क्या बिया को आज शाम डिनर पर ले जा सकता हूँ? और हमने बिया को देखते हुए हमदानी से पूछा, जिस पर हमदानी साहब बिया को देखने लगे। आज पहली बार वो खामोश खड़ी थी। हमदानी साहब समझ चुके थे बिया उनके हर फैसले पर अब मुकम्मल तौर पर राजी हो चुकी है। हाँ ज़रूर बेटा, ले जाना। हमदानी साहब की बात पर अरहम ने बिया को आंख मारी थी, जिस पर बिया मुस्कुराई थी। अरहम ने पहली बार उसे अपने लिए मुस्कुराते हुए देखा था। दोनों ही दिल से एक दूसरे के लिए राजी हो चुके थे। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? फरीहा की बात पर अलीज़े ने चीखते हुए उससे पूछा, जिस पर फरीहा हंसने लगी। काम डाउन जानो, जिस एंगेजमेंट ही हुई है शादी नहीं। फरीहा अलीज़े को अरहम की मंगनी का बता चुकी थी, जो सुनकर अलीज़े गुस्से से लाल हो रही थी। यार ऐसा नहीं हो सकता, वो तो किसी को मुंह ही नहीं लगाता, फिर ये मंगनी कैसे कर ली उसने, वो भी अपनी पसंद से। अलीज़े ने बेयकीनी से कहा। फरीहा उसकी हालत पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। डोंट वरी, अच्छी बात है, शादी नहीं हुई उसकी, सोचते हैं कुछ ऐसा जिससे वो दोनों अलग हो जाए। फरीहा ने एक अदा से अपने बालों को सही करते हुए कहा, जिस पर अलीज़े हैरान हुई। मगर कैसे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या कोई प्लान है? फरीहा की आंखों में शैतानी साफ झलक रही थी। ज्यादा कुछ नहीं, बस तारीख दोहराएंगे हम। फरीहा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अलीज़े भी मुस्कुराने लगी थी। न जाने अब ये दोनों मिलकर क्या करने वाली थी। शहरियार, जो समझने की कोशिश बात को समझने की कोशिश करो, बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये सब साजिश है उस अनाया की और उसके कजिन शाहजेब की। तुम उसे छोड़ चुके हो, इसलिए वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने और तुमसे बदला लेने के लिए सब कर रहे हैं। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? क्या तुमने नहीं देखा उस दिन मॉल में वो दोनों किस तरह एक दूसरे के साथ खड़े थे? कोई भी देखकर बआसानी बता सकता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। मगर तुम्हें तो अपनी कजिन से ज्यादा उस गैर लड़की पर भरोसा है। मत भूलो शहरियार, तुम क्या कुछ कर सके हो उस रात। अगर तुमने अब उस अनाया की बातों में आकर मुझे छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने उस रात मेरी इज्जत। शहरियार आलिया को अनाया की बात बता चुका था, जिससे सुनकर आलिया के कदमों तले जमीन निकल गई थी। वो बहुत डर गई थी, इसलिए अब एक ही रास्ता था उसके पास अपना झूठ छुपाने का, और वो रास्ता था शाहजेब और अनाया पर इल्ज़ाम लगाकर शहरियार का दिल बुरा करना, जो वो झूठे आंसू से रो रो कर शहरियार को अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। उफ आलिया, रोना बंद करो प्लीज़, मैं कौन सा तुम्हें छोड़ रहा हूँ। शहरियार ने सर पर हाथ रखते हुए परेशानी वाले अंदाज में कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मोहब्बत में अंधे होकर तुम छोड़ भी दोगे मुझे। मैं निकाह में हूँ तुम्हारे, एक हफ्ते बाद शादी है हमारी। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मेरे डैड पर क्या गुजरेगी? पहले ही वो दिल के मरीज बन चुके हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शहरियार आलिया ने शहरियार को इमोशनल ब्लैकमेल किया, जिस पर शहरियार उसकी बातों में आ भी गया था। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, मगर फिर भी अगर वो बच्चा मेरा हुआ तो मैं उसे अनाया से ले लूंगा, और अगर वो बच्चा किसी और का हुआ तो फिर उसकी सज़ा अनाया शाहजेब के साथ वो बच्चा भी भुगतेगा। शहरियार की बात सुनकर आलिया को तसल्ली हुई कि अब इनका रिश्ता सेफ है, जबकि शहरियार अनाया से मिलने चला गया था। मेरा निकाह हो चुका है उसके साथ और अगले हफ्ते शादी है मेरी। शहरियार अनाया को ये सब बताकर उस पर पहाड़ दौड़ गया था। मगर अब बच्चे का क्या? क्या तुम नहीं अपनाओगे इसे?
क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये बच्चा तुम्हारा है? शहरयार उसकी तमाम बातों को इग्नोर करता अपनी चाल चलने का सोच रहा था। मुझे अब यकीन हो गया है कि ये बच्चा तुम्हारा है और मैं तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए तैयार हूँ और तुमसे निकाह के लिए भी राजी हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अनाया इस बात पर खुश हुई थी कि शहरयार राजी हो गया था, मगर शर्त का सुनकर वो हैरान हुई थी। कैसी शर्त? देखो अनाया, मेरा निकाह हो चुका है आलिया से और अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना लूँ और अपने घर अपनी बीवी की हैसियत से ले जाऊँ, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इसके बाद अगर तुम कहोगी तो मैं आलिया को भी छोड़ दूंगा। शहरयार उसे बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जो कहने वाला था वो सुनकर अनाया का रद्द अमल हो सकता है वो नहीं जानता था। कहे शहरयार, कैसी शर्त है? तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। अनाया के पैरों तले जमीन निकल गई थी। वो उसे शहरयार से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। उसे शहरयार से उम्मीद हरगिज नहीं थी। आंसू उसकी आंखों से जारी थे, जो शायद कहीं न कहीं मगर शहरयार को चुभ रहे थे। देखो, मैं जानता हूँ ये गलत है, मगर अनाया, मैं अपने वालिदैन को ये हैसियत कैसे मैं ये हैसियत कैसे बताऊंगा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? उन्हें ये हकीकत कैसे बताऊंगा कि तुम मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हो? उन्हें ये पता चला तो वो कभी भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हें ऐसा करना होगा ताकि हम एक हो सके। मगर शहरयार, आपसे निकाह करने की अहम वजह ये बच्चा है और आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इसे ही खत्म कर दूं? शहरयार अनाया की बात पर हंसने लगा। सच में असल वजह ये बच्चा है। तुम्हें क्या लगता है, अगर ये बच्चा ना होता तो तुम मुझसे शादी ना करती, मजबूर ना होती? क्या बात है अनाया, ये मत भूलो कि इस बच्चे के होने ना होने से कुछ नहीं होता। तुम फिर भी मेरे ही पास आती, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा। इसलिए बात मानो और अबॉर्शन करवा लो। कुछ देर सोचने के बाद अनाया इस बात पर राजी हो गई, क्योंकि वाकई वो इतनी बदनाम हो चुकी थी कि उसे कोई नहीं अपनाता। इसलिए वो शहरयार की हर बात मानने के लिए तैयार हो चुकी थी। शहरयार अपने मकसद में आधा कामयाब हो चुका था। ठीक है, फिर कल शाम मेरे साथ हॉस्पिटल चलना। मैं एक डॉक्टर से इस बारे में बात कर चुका हूँ। जब तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी फिर मैं तुम्हारे पापा से मिलूंगा और निकाह की बात करूंगा। शहरयार पहले की तरह आज अनाया से बहुत प्यार से बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अनाया उसे बहुत गौर से देख रही थी। शायद वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। अरहम और बिया की डेट फिक्स हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। इन दिनों में बिया काफ़ी बदल गई थी। वो अब अरहम की बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी। वो दोनों अक्सर वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। फरीहा और अलीज़े काफ़ी बार उन्हें एक साथ रेस्टोरेंट में देख चुकी थी, मगर उन्हें अरहम का पता था कि अगर इन दोनों ने पब्लिक प्लेस पर कोई भी तमाशा बनाया तो अरहम उनका क्या हश्र करेगा। इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रही थी। आज भी अरहम और बिया साथ ही समंदर पर गए थे। बिया अरहम की गाड़ी के फ्रंट पर बैठी उसे देख रही थी, जबकि अरहम खड़ा सामने समंदर को देख रहा था। शाम का वक्त था, तेज हवाएं चल रही थी। समंदर की लहरें इस खामोश लम्हों में शोर मचाने की वजह बन रही थी। अरहम, बिया ने प्यार भरे लहजे में अरहम का नाम लिया, जिस पर अरहम बिया के बराबर आ बैठा। कहो अरहम की जान। अरहम ने भी प्यार से उसको कहा, जिस पर बिया मुस्कुराई थी। एक बात पूछूं? सौ पूछो। अरहम ने बिया का हाथ थामते हुए कहा। कितना प्यार करते हो मुझसे? बिया की बात पर अरहम मुस्कुराने लगा। इतना कि अगर तुम कहो तो भी तुम्हें ना छोड़ूं मैं। इतना कि अगर तुम जान मांगो तो मैं खुद को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दूं। इतना कि अगर मेरी गर्दन पर तलवार भी रख दी जाए तो भी मैं नाम तुम्हारा ही लेकर मुस्कुरा कर मरने को तैयार हो जाऊं। मियाँ आंखों को छुप झपकाए बिना अरहम को ही देख रही थी, जबकि अरहम उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। और कितना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? मियाँ ने एक और सवाल किया। इतना कि अगर ये पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी मैं तुम पर भरोसा करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मियाँ के मुंह से बेसाख्ता निकला। आई लव यू अरहम। आई लव यू टू माई शेरनी। क्या था वो शख्स? कितनी मोहब्बत करता था वो बिया से, कितना एतबार करता था वो बिया पर। शायद अब बिया भी उसको बेहद चाहने लगी थी। वो दोनों बहुत खुश थे साथ, लेकिन डर ये था कि कहीं तकदीर उनको एक दूसरे से जुदा ना कर दे। दूसरी तरफ आपको पता है जैन, वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा खुश है कि सोच है हमारी। हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो अपनी दोस्त को खुश देखकर और भी ज़्यादा खुश हो गई थी, जबकि जैन भी अरहम के लिए बहुत खुश था। सही कहा तुमने। अब देखो निजी मोहब्बत में कितनी ताकत थी। जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, आज वो दोनों एक दूसरे पर जान वारते हैं। वैसे एक बात तो बताओ, जैन ने हानिया को सवाल नजर से देखते हुए पूछा। जी,
क्या तुम्हें पता चला कि बिया उस लॉकेट से क्यों नफरत कर रही थी? हानिया जैन के सवाल पर खामोश सी हो गई। जैन ने उसे चुप देखकर फिर से पूछा, बताओ हानिया प्लीज, आखिर बात क्या है? जैन, कुछ माजी की बातें हैं जो आपको नहीं बता सकती, प्लीज छोड़े ये सब। ये कहकर हानिया कमरे में चेंज करने चली गई थी, जबकि जैन माजी का सुनकर चुप हो गया। शायद कोई जाती मसला होगा, खैर छोड़ो। अभी खुद कलामी कर रहा था जब हानिया ब्लैक कलर की नाइटी पहनकर बाहर आई। जैन उसे देखता ही रह गया। उफ बेगम जी, कयामत लग रही हो। हानिया बेड पर बैठी ही थी जब जैन जल्दी से उठकर उसके पास आया। हानिया उसकी हरकतों को नोट करते हुए ब्लैंकेट में खुद को मुकम्मल छुपा गई। अब इतनी भी सर्दी नहीं है बेगम जी जितनी आप फील कर रही हैं, जैन ने मुंह बनाते हुए कहा, और वो समझ चुका था अब जो भी हो जाए हानिया उसको पास आने का मौका नहीं देगी। इसलिए वो चुपचाप आकर बराबर में लेट गया। तकरीबन 10 मिनट तक जब जैन की बिल्कुल भी कोई आवाज़ न आई तो हानिया जैन को सोता हुआ समझकर ब्लैंकेट से बाहर देखने लगी। एकदम से जैन ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया। जैन, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़ें, हानिया ने चीख कर कहा। आपको क्या लगा बेगम जी कि मैं सो गया? मतलब मेरी वाइफ आज तो आफत लग रही है और मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ? जैन ने कहते हुए हानिया का रुख अपनी तरफ किया और उसके लबों को कैद कर लिया। पहले तो हानिया उसे दूर हटाने लगी के लिए मजामत करने लगी, मगर फिर अपनी हिम्मत हार कर खुद को मुकम्मल जैन के हवाले कर गई। मोहब्बतों का यह सिलसिला सारी रात जारी रहा। उनकी ज़िंदगी उनकी सोच से भी ज़्यादा हसीन हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के जीने की वजह बन चुके थे, मगर कमी थी तो बस उन दोनों के जीने की एक और वजह की, जो शायद जल्द ही पूरी होने वाली थी। अनाया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें ये गुनाह नहीं करने दूंगा। शाहजेब मुसलसल उसे समझाने में लगा था। वो एक के बाद एक गलती कर रही थी। आखिर वो क्यों खुद को शहरयार की मर्जी के मुताबिक चला रही थी? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? शहजेब प्लीज़, आप मुझे इस एड्रेस पर ले चले। वो वहीं पर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। शायद आज भी शाहजेब की किसी बात की अनाया की नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। मुझे एक बात बताओ, अगर वो फिर से तुम्हें धोखा दे तो तुम क्या करोगी? शाहजेब ने पहली बार सख्त लहजा इख्तियार किया था, जिस पर अनाया को कुछ अजीब महसूस हुआ था। तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर वो अपना बैग लिए घर से बाहर चली गई थी। या अल्लाह पाक, मेरी अनाया के साथ मजीद कुछ गलत ना होने देना। क्या गलती है इस बच्चे की जो शहरियार इतना बड़ा कदम उठा रहा है? शाहजेब किस दर्द में जी रहा था, ये बात अनाया शायद कभी महसूस भी नहीं कर पाए। अनाया की हर तकलीफ अनाया से पहले शाहजेब को महसूस होती थी। वो किस कदर अजियत में था ये शायद अल्लाह ही जानता था। शाहजेब उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहीं पर शहरियार भी अनाया का मुंतजिर था। अनाया को आता देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। शहजी, मेरी कॉल का इंतज़ार करना आप। अनाया, अब भी वक्त है, मत आओ उसकी बातों में। शाहजेब अनाया को अब भी समझा रहा था, मगर वो कहाँ सुनने वाली थी उसकी। शहजी, आप दुआ करें सब कुछ ठीक हो जाए। वो गाड़ी से निकलकर शहरियार की तरफ जाने लगी। शाहजेब की आंखों में आंसू आ चुके थे। काश तुम उसके बजाय मुझसे मोहब्बत कर लेती अनाया। मैं तुम्हें बहुत प्यार देता, कभी तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू तक न आने देता। वो किस बेबसी से अनाया को जाते देख रहा था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो कभी जाहिर नहीं करता था, मगर उसे बेहद तकलीफ होती थी जब वो शहरियार के साथ अनाया को देखता था। जब भी वो अनाया को दुख में देखता था, खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस करता था। तुम आ गई अनाया, चलो, डॉक्टर अफशा हमारा इंतजार कर रही है। अनाया का हाथ पकड़कर वो अस्पताल में दाखिल हुआ था। डॉक्टर अफशा से मिलकर कुछ कहता हुआ वो वहां से बाहर चला गया था, जबकि वो बड़ी हैरत से अनाया को देख रही थी। तो मिस अनाया, क्या आप राजी है इसके लिए? डॉक्टर अफशा ने उसे देखते हुए पूछा, जिस पर अनाया के आंसू निकल गए थे। जो बच्चा अब तक दुनिया में आया भी नहीं था, अनाया को उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। वो करती भी क्या, वो मजबूर थी। उसने बिना किसी को बताए शहरियार के कहने पर इतना बड़ा फैसला कर लिया था। जब आपको इतनी मोहब्बत है तो क्यों उठा रही हैं ये कदम आप चाहे तो मना भी कर सकती हैं। डॉक्टर अफशा अनाया को रोता देखकर उसके पास आई और उसे चुप करवाने लगी। मगर जो भी था ये तो होना ही था ना। तकरीबन 1 घंटे बाद अनाया शाहजेब के साथ घर आ गई थी, मगर शहरियार उसे कहीं नजर नहीं आया था। ना ही उसने अनाया की कॉल रिसीव की थी, जिसका मतलब अनाया अच्छे से समझ चुकी थी।
माशाल्लाह, बिल्कुल चाँद का टुकड़ा लग रही है मेरी आलिया। समरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की बनाया ली थी। आलिया जो लाल रंग का शरारा पहने फुल मेकअप किए शादी हॉल की ब्राइडल रूम में मौजूद बारात का इंतजार कर रही थी। आज उसकी और शहरियार की बारात थी। थैंक्स मॉम, आप भी कुछ कम नहीं लग रही। आलिया ने आंख मारते हुए कहा जब वहाब साहब रूम में आए। अरे भाई, आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं फोटोग्राफर को अंदर बुला लूं, कुछ ही देर में बारात आती होगी। वहाब साहब ने अपनी बेटी के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा। जी जी, बुला लें सर। समरीन बेगम की बात सुनकर उन्होंने फोटोग्राफर को अंदर बुलाया और ब्राइड की फोटोशूट स्टार्ट कर दी। 5 दिन गुजर चुके थे मगर शहरियार ने पलटकर अनाया का हाल तक ना पूछा था, ना ही अनाया की कॉल रिसीव की थी। सफदर साहब चलते फिरते उसे घर से जाने के ताने देते थे। वो सारी टेंशन लेकर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। शाहजेब को उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। आज शहरियार आलिया को अपनाने जा रहा था। वो इस वक्त सिर्फ खुद की जिंदगी के बारे में सोच रहा था। एक पल के लिए ही सही मगर उसे अनाया की याद आई थी। हाँ, वो अनाया को सोच रहा था। जो कुछ उसने अब तक किया था वो खुदगर्जी में किया था। क्या मैं उससे आज आखिरी बार मिल लूं? ये सोचता हुआ वो गाड़ी की चाबी लिए दूल्हे के लिबास में मलबूस अनाया से मिलने चला गया था। अनाया इस वक्त बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इन 5 दिनों में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आंखों के नीचे हल्के नजर आने लगे थे। जिस्म काफी कमजोर हो गया था। सेहत गिर चुकी थी। शाहजेब उसकी इस हालत से बहुत फिक्रमंद था। अभी वो शहरियार के बारे में सोच ही रही थी जब शाहजेब उसके पास आया। अनाया, शहरियार की कॉल आई है, वो मिलना चाहता है तुमसे। शहरियार का सुनकर वो जल्दी से उठकर शाहजेब के पास आई। मुझे ले चले शहजी। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो जैसे कमरे से निकली सामने सफदर साहब खड़े उसे ही देख रहे थे। अगर एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चाचू, ये क्या कह रहे हैं आप? सफदर साहब की आवाज़ सुनकर शान से सबाहत और बिया भी वहीं आ गई थी। तुम बीच में मत बोलो, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ। सफदर साहब ने सख्त लहजे में शाहजेब को चुप करवाया था। ये लड़की 1 महीने से न जाने कितनी बार उस लड़के को मनाने जा चुकी है मगर हर बार खाली हाथ वापस आ जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसकी अब इस घर से मैयत ही बाहर जाएगी। अगर ये जिंदा यहाँ से गई तो फिर इस घर में इसकी कोई जगह नहीं होगी। सबाहत बेगम हैरत से हमदानी साहब को देखने लगी। मैं जाऊंगी बाबा, ये कहकर अनाया बाहर जाने लगी जब शाहजेब भी उसके साथ जाने लगा। रुक जाओ शाहजेब, तुम इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाओगे। इसके कदम बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ का कोई फर्द इससे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। सबाहत बेगम रोने लगी। शांसे और बिया भी बहुत ज्यादा गमगीन हो गई थी। सबाहत ने हमदानी के सामने हाथ जोड़े थे। इसका अल्लाह का वास्ता सफदर, ऐसा ना कहें। मैं मर जाऊंगी अपनी बच्ची के बगैर। तो मर जाओ, हमदानी साहब ने गुस्से से चीख कर कहा जब शाहजेब दोबारा जाने लगा। शाहजेब, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अगर अब तुमने इस लड़की का साथ दिया तो तुम्हारे लिए भी यही सजा होगी। वो शाहजेब था जिसने अपनी आखिरी सांस तक अनाया के साथ रहने की कसम खाई हुई थी। वो कहाँ रुकने वाला था? अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही चाचू। ये कहता हुआ वो एक नज़र शांसे को देखकर बाहर जा चुका था जबकि अब शांसे भी रो रही थी। सफदर न जाने वो दोनों को रोक लो। सफदर न जाने 2 दिनों सफदर ना जाने दो, दोनों को रोक लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। शांसी बेगम ने रोते हुए अपने देवर से कहा मगर सफदर साहब को कहाँ किसी पर रहम आना था। वो वहां से अपने कमरे में चले गए। पीछे अपनी भाभी और बीवी को रोता छोड़ गए थे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हें अपने बच्चे का भी ख्याल ना आया? तुमने इतना बड़ा गुनाह करवा दिया मुझसे। उस इंसान जंगल में एक घर बना हुआ था जहाँ इस वक्त अनाया और शहरियार मौजूद थे। मेरा बच्चा, वो मेरा था ही नहीं और अब मैं नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। तुमसे गुजारिश है मेरे और इसके बीच ना आना। अनाया को अब भी यकीन नहीं आ रहा था वो मासूम शक्ल वाला शख्स उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर चुका था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे लिए तुम उसे छोड़ दोगे ना? अनाया का दिमाग सुन हो गया था। वो क्या कह रही थी? मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अनाया आंखों में आंसू लिए रो रही थी मगर सामने खड़े वजूद को कहाँ परवाह थी उसकी। अनाया ने अपने बैग से जहर की बोतल निकाली और उसको कहने लगी, वो या मैं?
हाथ में जहर की बोतल ली, अपनी सुर्ख आंखों से आंसू बहाए। वो लड़की धीमी सी आवाज में सामने खड़े शख्स से पूछ रही थी, मगर उसे ये इल्म ही कहाँ था कि सामने खड़े वजूद को जर्रा बराबर भी परवाह नहीं थी उसकी। मैंने पूछा, वो या मैं? सर झुकाए वो उसकी बातें ऐसे सुन रहा था जैसे उसके इख्तियार में नहीं उस लड़की की जिंदगी बचाना। शायद तुमने सुना नहीं, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, वो या मैं? बिखरे बाल, चेहरे पर मायूसी, आंखों में आंसू लिए वो मुसलसल एक ही सवाल पूछ रही थी। चेहरा रोने से सुर्ख हो चुका था, हालत निढाल थी, जो जिंदा लाश साबित हो रहा था। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा, मगर हम कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। माना कि तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता, मगर दिल में सिर्फ तुम रहोगी। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मगर मैं जिंदगी में तुम्हें जगह नहीं दे सकता। काफी देर के बाद उस जालिम ने कुछ बोला था, मगर बोला भी ऐसा कि उसके ये अल्फाज सामने खड़े बेजान वजूद पर कहर बनकर टूटे थे। नहीं, मत ऐसा कहे। ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरी आह लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें मेरी कद्र पता चले तो मैं तुम्हें कभी मिल ना पाऊँ। बिना कुछ कहे वो उसके आखिरी अल्फाज नजरअंदाज करता पलट चुका था। वक्त वहीं थम गया, वो उसे अधूरा करके जा चुका था। कितना जालिम था वो, उसे थोड़ा भी रहम न आया इस इश्क में पागल लड़की पर, जबकि उसने खुद ही तो पागल किया था उसे अपने इश्क में। मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को ठुकरा दिया और तुमने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया, अधूरा कर दिया मुझे। अपने बेजान वजूद के साथ खड़ा रहना उसके लिए अब मुश्किल हो रहा था। गिरने के जैसे अंदाज में वो घुटनों के बल बैठी बेबस नजरों से उसे जाते हुए देख रही थी। हाथ से जहर की बोतल जमीन पर गिरकर टूट चुकी थी, जबकि आंखों से आंसू अब भी जारी थे, जो उसकी खूबसूरत आंखों को और भी ज्यादा हसीन बना रहे थे। काश वो जालिम उसकी आंखों में सिर्फ एक बार देख लेता, तो शायद वो उसे कभी यूं तोड़ कर ना जाता। मैंने इश्क किया था तुमसे, मगर तुमने बदले में मुझे हमेशा सिर्फ दर्द दिए। मगर याद रखना, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास दुनिया की तमाम आसाइशें होंगी, तुम्हारे पास मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं होगी, मगर तुम तरसोगे मेरे लिए। याद रखना, वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब तुम मुझसे मिलने को आओगे, मगर तुम्हें मेरी खबर भी नहीं मिलेगी। वो तड़प रही थी, मगर कोई नहीं था जो उसकी सुनता। मैं तुमसे इतना दूर चली जाऊंगी कि तुम कभी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मोहब्बत की कदर क्या होती है ये तुम्हें वक्त बताएगा। उसकी सुर्ख आंखें, जो कि अब सो चुकी थी, वजूद ठंडा पड़ चुका था। मुझे धोखा देकर तुम इतनी आसानी से किसी और की हो जाओगे? कभी नहीं। मेरी बद्दुआ है कि तुम पल पल तड़पोगे, मगर तुम्हें कभी भी सुकून नसीब ना होगा। जैसे तुमने मेरी जिंदगी वीरान की है, मेरी बद्दुआ है तुम्हारी जिंदगी भी वीरान हो जाए। तकदीर तुम्हारे साथ वही खेल खेले जो तुमने मेरे साथ खेला है। वो इस बात से अनजान थी कि वो शख्स उसके हर अल्फाज सुन चुका था, मगर पलट कर ना आया था। शाहजेब उसे जाता देख गाड़ी से निकलता उस खंडर घर में दाखिल हुआ और अनाया को बेहोश पाया तो बेहद परेशान हुआ। उसकी नजर के सामने जमीन पर गिरी पॉइजन की शीशी पर ग... उसकी नजर जमीन पर गिरी पॉइजन की शीशी पर गई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो समझा था कि शायद अनाया ये पी चुकी थी। शाहजेब उसे गोद में उठाकर अस्पताल के लिए गया। अस्पताल पहुंचकर अनाया के कुछ टेस्ट किए गए, जिसमें वाज़ेह था कि उसके जिस्म में किसी किस्म का जहर नहीं पाया गया। सारी रात गुजर गई थी। फजर के वक्त शाहजेब ने तहज्जुद अदा ही की। फिर पर पर फजर पढ़कर अनाया की सेहतियाबी के लिए दुआ मांगी। वो दुआ रो रो कर उसके लिए दुआएं मांग रहा था। कुछ ही देर में अनाया को जब होश आया तो शाहजेब को सब कुछ बता चुकी थी। शहजी, आपने मुझे क्यों बचाया? वहीं पर पड़े रहने देते, मर जाने देते। खबरदार, जब मरने का सोचा भी तो आप पहली बार अनाया के शाहजेब के अंदर अपने लिए दर्द महसूस हुआ था। मेरा जीना बेकार है शहजी, मैं कहाँ जाऊंगी? अब बाबा ने तो आपको भी घर आने से मना कर दिया है। अभी भी अनाया की आंखें बेहद लाल थी। अनाया, क्या तुम मेरे साथ कनाडा चलोगी? मगर शाहजेब, अनाया कुछ कहती, शाहजेब ने उसकी बात काटते हुए कहा, अनाया, हमेशा मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। आज मेरी बात मान लो। मुझे वैसे भी कनाडा जाना था काम के सिलसिले में। बस एक बार तुम हाँ कर दो, हम 2 दिन में कनाडा चले जाएंगे। उसके बाद जो तुम कहोगी मैं सब करने को तैयार हूँ।
ठीक है शहजी, मगर मेरी एक शर्त है, यहाँ से जाने के बाद इस अस्पताल में मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाए। शायद वो ये चाहती थी कि वो जिंदा है, ये बात कोई न जान पाए। शाहजेब उसकी बात पर हामी भर गया था। वो आज आखिरी बार हमदानी साहब के घर गया था, अनाया के घर, डॉक्यूमेंट्स लेने और शानज़ बेगम से मिलने और उन्हें तसल्ली देने कि वो जहाँ होगा सही होगा। अनाया डिस्चार्ज होते ही शाहजेब उसे होटल लेकर गया था, जहाँ उसने रूम बुक करवाया था। 2 दिन बाद उनकी कनाडा की फ़्लाइट थी। वो खुद 2 रातों तक जागता रहा और अनाया का ख्याल रखता रहा। मुझे धोखा देकर तुम इतनी आसानी से किसी और की हो जाओगे, कभी नहीं। मेरी बद्दुआ है कि तुम पल पल तड़पो, मगर तुम्हें कभी भी सुकून नसीब ना हो, जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी वीरान की है। मेरी बद्दुआ है तुम्हारी ज़िंदगी भी वीरान हो जाए, तकदीर तुम्हारे साथ वही खेल खेले जो तुमने मेरे साथ खेला है। उसके एक्सीडेंट को आज पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था, मगर उसे ठीक से होश नहीं आया था। बेहोशी की हालत में उसे बस यही अल्फाज सुनाई दे रहे थे। वो बेहद अजियत में था। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और आवाज़ें लगाने लगा। अनाया, अनाया, कहाँ हो तुम? एक नर्स जो कमरे के बाहर से गुजर रही थी, शहरयार की आवाज़ सुनकर डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर अफशा के कमरे में आते ही उसने कहा, जबकि वहाँ जोहा भी मौजूद थी। डॉक्टर अफशा, आपकी पेशेंट को होश आ गया है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद शहरयार आज होश में आया था। तो जोहा और डॉक्टर अफशा बहुत खुश हुए थे। वो दोनों शहरयार के पास गए, जहां वो अब तक एक ही बात दोहरा रहा था, अनाया, कहाँ हो तुम? मेरे पास आ जाओ। जुहान ने अफशा की तरफ अफसोस नजरों से उसे देखा था। वो कर भी क्या सकते थे जब तकदीर को ही ये मंजूर न था। डैड, सब ठीक तो है, मगर वो भाई है मेरे मगर वो भाई है मेरे, मैं कैसे उनके बिना शादी कर लूँ? मैं खुद बात करूँगा उनसे। हरहम और बिया की 1 हफ्ते बाद शादी थी, मगर वो ये शादी अपने भाई की मौजूदगी में करना चाहता था। ठीक है, तुम करो उसे कॉल, हर बार की तरह वो इस बार भी कॉल रिसीव नहीं करेगा। वहाँ साहब बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, जबकि अरहम ने तो ठान ली थी वो शहरियार को हर हाल में पाकिस्तान आने के लिए राज़ी कर लेगा। डोंट वरी डैड, आप देखिए मैं क्या करता हूँ अब। अरहम ने मोबाइल निकाल कर जैन को मैसेज किया और गाड़ी निकाल कर बाहर चला गया, क्योंकि उन दोनों की बातें नूरन बेगम सुन चुकी थी। या अल्लाह, सिर्फ एक मेरा बच्चा यहाँ आ जाए और मुझे माफ़ कर दे। और रात का गम नूरन बेगम की सारी अकड़ अना ख़त्म कर गया था। अब उन्हें सिर्फ अपने बेटों की फिक्र थी, सबसे ज़्यादा शहरयार की। मगर उन्हें उम्मीद थी इस बार शहरयार उन्हें माफ़ कर देगा। यार, बात को समझने की कोशिश कर, और कितनी सज़ा देगा खुद को, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सज़ा दे रहा है तू। जोहान शहरयार को होटल लेकर आया था। जैन ने उसे कॉल करके अरहम की शादी का बताया था, मगर शहरयार राज़ी नहीं था जाने के लिए, या शायद वो वहाँ अब किसी की शक्ल ही नहीं देखना चाहता था। कैसी फैमिली यार, कैसी? मेरी कोई फैमिली नहीं है, शहरयार ने कड़वे लहजे में कहा। यार चल, मान लिया इन सब बातों को नहीं तेरे साथ इन सब ने नहीं तेरे साथ बहुत गलत किया था, मगर इन सब में अरहम शामिल नहीं था। वो तो शुरू से ही तेरे साथ मुखलिस रहा है। उसने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज जब वो कुछ मांग रहा है तो तू उसे कुछ दिनों की ही सही मगर खुशी नहीं दे सकता। तू उसका बड़ा भाई है, अपना दिल बड़ा कर और चल मेरे साथ पाकिस्तान। जुहान के समझाने का उस पर आज पहली बार कुछ असर हुआ था। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए जाऊंगा, फिर वापस यहीं। जुहान ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और जैन को मैसेज करके शहरियार के राजी होने का बता दिया, जबकि शहरियार फिर से सिगरेट सुलगाए उसकी यादों में गुम हो चुका था। जाने मन, अगर मरीजों के इलाज से फुर्सत मिल गई हो तो इस मरीज का भी इलाज कर दो। डॉक्टर अफशा, जो अभी अभी अपने रूम में आकर बैठी थी, जोहान की आवाज़ से चौंकी। क्या मसला है जोहान? डरा दिया मुझे, अफशा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ना, सॉरी, अगर तुम फ्री हो गई तो बहुत अहम बात करनी है तुमसे मैंने, जुहान सीरियस अंदाज में कहने लगा। अफशा ने इशारे से उसे अहम बात करने को कहा। जान, बात यह है कि अब तक जैन और हानिया का वलीमा नहीं हुआ। अम्मी का कहना है वो हम दोनों का वलीमा एक साथ करेंगी, और फिर अरहम की भी शादी आ रही है। हमें पाकिस्तान चलना होगा। जुहान ने अफशा को सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर अफशा हैरान हुई। क्या अरहम की शादी? मगर शहरियार, तुम इसकी फिक्र छोड़ो,
उसे मैं राज़ी कर चुका हूँ, तुम अपनी पैकिंग शुरू कर लो, हम कल ही पाकिस्तान चल रहे हैं। तुम्हारी रुखसती के दूसरे दिन ही हम दोनों का वलीमा रखा जाएगा और फिर इन सब से फारिग होने के बाद अरहम की शादी में शिरकत लाजमी करनी होगी। ज़ुहान उसकी परेशानी समझ चुका था। वो दोनों ही शहरियार के लिए बहुत परेशान रहते थे, मगर अब अफशा भी मुतमईन हो गई थी ये जान कर के शहरियार भी पाकिस्तान जाने के लिए राज़ी हो चुका था। दूसरी तरफ हमदानी साहब इस वक्त किसी से फ़ोन पर बिया के फर्नीचर की बात करने में मसरूफ़ थे। जब बिया के कमरे में आते ही फ़ोन बंद करके उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। बाबा, आपको याद है मैंने आपसे एक वादा मांगा था, वो पूरा करने का वक्त आ गया है बाबा। हमदानी साहब समझ चुके थे कि बिया ने इस शादी पर राज़ी होने की एक शर्त रखी थी, मगर वो शर्त क्या थी ये वो खुद भी नहीं जानते थे। क्यों मेरी जान, कैसा कहो मेरी जान, कैसा वादा? बाबा, मैं चाहती हूँ मेरी शादी में शाहजेब भाई और अनाया आपी भी आए। आप वादा करें आप शाहजेब भाई को खुद कॉल करके इनवाइट करेंगे। हमदानी साहब बिया की बातें सुनकर बिल्कुल खामोश से हो गए थे, मगर वो अपनी उस बेटी की कोई बात नहीं डालते थे, इसलिए उन्होंने हामी भर ली थी। ठीक है, उसे कॉल कर दूंगा मैं। बिया की तो खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो उछलने वाले अंदाज में हमदानी साहब के गले लगी और गाल पर बोसा देने लगी। याहू, थैंक्स बाबा जानी, आई लव यू सो मच मेरे प्यारे बाबा। ये खुशखबरी मैं मॉम को सुना कर आती हूँ। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई, जबकि हमदानी साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। 5 साल गुजर गए थे, मगर उन्होंने आज तक अपनी बेटी और भतीजे का चेहरा तक नहीं देखा था। 4 साल पहले शाहजे के इंतकाल पर शाहजेब उसे कंधा देने आया था और उसी दिन वापस भी जा चुका था, मगर हमदानी साहब ने उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं की थी। मगर आज जब अनाया का जिक्र हुआ तो उनके दिल में हलचल ही हुई और अपनी नाजों से पाली हुई बेटी को खुद से कितना दूर कर चुके थे। मगर अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो उसे बिया की शादी में ज़रूर बुलाएंगे। बिया की बड़ी बहन की हैसियत से सफदर साहब ने मोबाइल निकाल कर नंबर डायल किया था। मियाँ ने ये खुशखबरी सबाहत बेगम को सुनाई तो उन्हें अपने कानों पर यकीन न आया। कितने सालों से तड़प रही थी वो अपने कलेजे के टुकड़े से मिलने के लिए, कितना रोई थी वो, मगर अब वो बहुत खुश थी। या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अच्छा मॉम, मैं ना हानिया से मिलने जा रही हूँ, उसने अपने वलीमे का ड्रेस लेना है। ओके बाय। मियाँ हमेशा की तरह हवा के घोड़े पर सवार अपने अल्फाजों को अदा करके बाहर गाड़ी की तरफ भाग गई थी। बिया अरहम के साथ शॉपिंग पर आई हुई थी और हानिया जैन के साथ। वैसे तो ये लोग अलग अलग आए थे, मगर शॉपिंग उन्होंने साथ ही की थी। अभी वो एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए रुके ही थे जब अलीज़े अरहम का पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई। अरहम ने खाने का ऑर्डर दिया और जैन के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया, जबकि बिया हानिया के साथ बातों में मसरूफ़ थी। जब अलीज़े उनके टेबल पर आकर खड़ी हुई, जिसको देखकर जैन चौंका और अरहम जो इशारे से उसका बताने लगा, ओह, यहाँ तो कपल्स आए हुए हैं। अलीज़े ने एक नफरत भरी निगाह बिया पर डाली, जिसको अरहम बखूबी समझ चुका था। आप कौन? हानिया ने उस लड़की की ड्रेसिंग देखी, उसके कपड़ों से ही पता चल रहा था वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? जैन, तुमने अपनी बीवी को मेरे बारे में नहीं बताया। अलीज़े ने एक अदा से बाल ठीक करते हुए जैन से कहा, जबकि हानिया जैन को देखने लगी और जैन अरहम को। चलो मैं खुद ही अपना तारुफ करवा देती हूँ। माई सेल्फ अलीज़े खान, अरहम खान की गर्लफ्रेंड। बिया जा तो बिया का तो दिमाग ही सुन हो गया, जबकि अरहम बेहद गुस्से से सामने खड़ी अलीज़े को घूर रहा था। डार्लिंग, मैं अमेरिका क्या गई, तुम तो मुझे भूल ही गए। अलीज़े अभी अरहम की तरफ झुकने ही लगी थी जब बिया ने उससे हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया। जिस अंदाज में बिया कुर्सी से उठी थी, हानिया समझ चुकी थी अब क्या होने वाला है। अबे ओ अमेरिकन चुड़ैल, शक्ल देखी है अपनी, चिपकली के मुंह वाली आई बड़ी अरहम की गर्लफ्रेंड। बिया के बोलने वाले अंदाज पर अरहम ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई, मगर डर भी था कहीं बिया उस अलीज़े की बातों में ना आ जाए। एक्सक्यूज मी, अलीज़े ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। वो अभी बिया को जानती कहाँ थी। चुप कर, एक्सक्यूज मी की माँ, आई बड़ी अंग्रेज की औलाद, पहली फुर्सत में यहाँ से चलती बन, वरना एम्बुलेंस मंगवानी पड़ेगी। अरहम बिया की बहादुरी पर बड़ा हैरान हुआ था कि अरहम से सफाई मांगने की बजाय बिया खुद ही उससे निपट रही थी। ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो तुम? अरहम तुम्हारी होने वाली बीवी तो बिल्कुल अनपढ़ है। अलीज़े फिर से अरहम की तरफ रुख कर गई थी, जिस पर बिया को आग महसूस हो रही थी। उसे कहाँ बर्दाश्त था कि उसकी प्रॉपर्टी को कोई और देखे। मैं लास्ट वार्निंग कर रही हूँ, यहाँ से चलती बनो। बिया ने उसे उंगली से वार्न किया, जिस पर अलीज़े हंसने लगी।
जबकि हानिया दिल ही दिल में दुआ कर रही थी इस लड़की को अकल आ जाए। नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगी तुम? और मैं तुमसे नहीं, अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। डार्लिंग, क्लब क्यों नहीं आ रहे तुम? उस रात के बाद से तुमने तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई मुझे। क्लब का सुनकर हानिया जैन को देखने लगी थी। अपनी बकवास बंद करो तुम अलीज़े, और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। और हम अपनी कुर्सी से उठा तो जैन और हानिया भी खड़े हो गए। जान, क्या हो गया? ऐसी भी क्या नाराजगी मुझसे? अभी वो आगे कुछ कहती कि बिया ने उसे बालों से पकड़ा और सामने वाले टेबल पर पटक दिया, जिससे उसके मुंह पर अच्छी खासी चोट आई, मगर वो खुद को बचा ना सकी। शायद वो बिया को बहुत हल्का ले रही थी। अगर वो बिया को जानती तो कभी ऐसा ना करती। जान, डार्लिंग, अबे फकीर की औलाद, तुझे तो मैं बताती हूँ जान किसे कहते हैं। बिया ने फिर से उसे बालों से पकड़ा और एक और बार टेबल पर उसका मुंह दे मारा, क्योंकि टेबल पर ग्लास लगे हुए थे जो टूट कर चूरा हो गए, और उसकी वजह से एलिजे के चेहरे पर काफी निशान आता है। मेरे बंदे की गर्लफ्रेंड बनेगी तू, अभी बताती हूँ तुझे। बिया मुसलसल से टेबल पर पटके जा रही थी और हानिया उसे रोकने में लगी हुई थी, जबकि जैन ये सब देखकर एंजॉय कर रहा था और अरहम हैरत से बिया को देख रहा था। यार, भाभी ने तो इस बेचारी की अच्छी खासी दुर्गत बना दी है, जैन ने हंसते हुए कहा, जिस पर अरहम उसे घूर कर रह गया। ऐसे क्यों देख रहा है? तू भी इंजॉय कर, पता नहीं फिर कभी ये सीन देखने को मिले ना मिले। जैन हंसते हुए कहने लगा। रेस्टोरेंट में मौजूद सारे लोग जमा हो चुके थे, कुछ लोगों ने तो वीडियो भी बना ली थी। बिया, बस कर, सब देख रहे हैं, छोड़ दे इसको। हानिया ने बड़ी मुश्किल से बिया को रोका। अलीज़े ने जब चारों तरफ देखा तो सब खड़े उसको ही देख रहे थे, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अलीज़े लोगों से मुंह छुपाते हुए 4G की स्पीड में रेस्टोरेंट से बाहर भागी और ड्राइवर को चलने का कहकर गाड़ी में बैठ गई। देखते ही देखते गाड़ी रेस्टोरेंट से बहुत दूर जा चुकी थी। आज काफ़ी टाइम बाद बिया ने किसी की अच्छी खासी मरम्मत की थी। आज वो बिल्कुल पहले वाली बिया लग रही थी। और हम अभी उसे कुछ कहता वो गुस्से से वहां से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ गई और सेकंड में ही गाड़ी लेकर वहां से जा चुकी थी। चलो बेटा, अब मना कर दिखाओ भाभी को, जैन मुस्कुराते हुए कहने लगा। और हमने जैन पर एक गुस्से वाली निगाह डाली और पॉकेट से कुछ पैसे निकाल कर वहाँ के मैनेजर को दिए और वहाँ से निकल गया, क्योंकि बिया उनका अच्छा खासा नुकसान कर चुकी थी। हानिया और जैन भी वहाँ से चले गए थे। गाड़ी चलाते वक्त जैन हानिया से मुखातिब हुआ। वैसे तुम्हारी दोस्त ने हज कमाल कर दिया, क्या धुलाई की उस अलीज़े की। अब वो गलती से भी कभी अरहम को देखेगी भी नहीं। हानिया ने जैन की बात काटी बात का कोई जवाब न दिया। जैन उससे फिर मुखातिब हुआ। अब आपको क्या हो गया बेगम जी? वो लड़की किस क्लब की बात कर रही थी? जैन समझ चुका था अब उसकी भी शामत आ गई है। बेगम जी, आई स्वेयर, जब से तुमसे मोहब्बत हुई थी मैंने क्लब जाना छोड़ दिया था, और मैं वैसे भी वहाँ सिर्फ अरहम के साथ जाया करता था, वरना वहाँ मेरा क्या काम। हानिया ने मुंह बनाते हुए जैन को देखा। अच्छा ना बेगम जी, सॉरी ना, मैंने तो आपके अलावा कभी किसी को आंख उठाकर भी देखा नहीं, मगर फिर भी सॉरी। जैन गाड़ी चलाते हुए दूसरे हाथ से कान पकड़कर मासूम सी शक्ल बनाए हानिया से सॉरी कर रहा था। इस पर हानिया की हंसी निकल गई। क्या हुआ मेरी चश्मश, किस बात पर हंसी आ रही है आपको? जैन ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए उससे पूछा। जैन, आप ना कभी बिल्कुल छोटे से बच्चे लगते हैं। हानिया ने मुस्कुराते हुए जैन का गाल खींचा। हाँ, तो इसमें कोई शक है? मैं तो हूँ ही मासूम सा बच्चा। खैर चलो, किसी दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं लंच करने। मगर जैन, अरहम और बिया तो। हानिया हैरान थी कि अरहम और बिया के बीच में मसला हो गया है, मगर जैन को अब भी खाने की लग रही थी। अरे छोड़ो उन्हें, अरहम संभाल लेगा, बस थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, या तो मुंह टूटेगा या फिर पैर की कोई हड्डी, बाकी खैर है। हानिया फिर से उसकी बातों पर हंसी थी, जबकि जैन उसकी दिलकश मुस्कुराहट को अपने दिल में उतार रहा था। दूसरी तरफ अरहम मुसलसल बिया की गाड़ी को फॉलो कर रहा था और साथ ही उसे कॉल भी कर रहा था, मगर बिया पर तो जिन सवार था वो कहाँ सुनने वाली थी। जब बिया ने कॉल रिसीव ना की तो अरहम ने शॉर्टकट रास्ते से गाड़ी निकाली और बिया की गाड़ी के सामने लाकर रोकी। बिया ने एकदम से ब्रेक लगाया और अरहम गाड़ी से निकलता हुआ बिया की गाड़ी के पास आया और दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। ये क्या बदतमीजी है, उतरो मेरी गाड़ी से, बिया ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। बिया, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैंने कहा उतरो मेरी गाड़ी से। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? कान खराब है क्या?
बिया ने चीखते हुए कहा। अरहम को लग रहा था अब उसके कान के पर्दे फट जाने हैं। अच्छा अच्छा लिसन, मैं उतर रहा हूँ, मगर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, वरना मैं डायरेक्ट सफदर अंकल से बात करूंगा। अरहम ने बिया को धमकी देने वाले अंदाज में कहा, मगर इस वक्त बिया गुस्से से आग बगोला हो रही थी। बिया गाड़ी से उतरकर अरहम की तरफ आई, दरवाजा खोला और अरहम का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। अरहम उसकी यह हरकत देखता ही रह गया। जिससे बात करनी है बेशक करो, मेरी जूती को भी परवाह नहीं। ये कहकर वो गुस्से से गाड़ी स्टार्ट करके पीछे की तरफ घुमाकर चली गई। अरहम उसे जाता देख रहा था। चल बेटा अरहम, अब सारी जिंदगी तुझे इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और कर मोहब्बत। अरहम बालों में हाथ फेरता हुआ गाड़ी में आ बैठा और कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ घर की तरफ चला गया। रात 1 बजे का वक्त था जब बिया अपने कमरे में बैठे रिलैक्स रेसलिंग देखने में मसरूफ थी, जब अचानक लाइट चली गई। यार ये कौन सा वक्त है लाइट जाने का। बिया भी मोबाइल की टॉर्च जलाने ही लगी थी जब उसके कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। अगर उसकी जगह हानिया होती तो डरकर बेहोशी हो जाती। बिया अचानक से चौंकी और मोबाइल हाथ से छूटकर बेड पर जा गिरा। वो बेड से उठकर खड़ी हुई थी। कौन है? अचानक किसी ने बिया का हाथ पकड़कर खींचा। बिया उस शख्स के सीने से जा लगी। तभी उस शख्स ने अपना मोबाइल निकाला और कान पर लगाकर कुछ कहने लगा। सर्किट सर्किट वापस लगा दो। अभी बिया उसकी आवाज़ पहचानने ही लगी थी तब लाइट वापस आ गई और जैसी बिया ने नजर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा वो देखती ही रह गई। तुम फिर से मेरे कमरे में। अभी आगे वो कुछ कहती, अरहम ने उसके होठों पर हाथ रखा। बस, बहुत बकबक करती हो तुम, मगर अब बस। बिया आंखों से उसे घूर कर देख रही थी, मगर वो भी अरहम अब्बास खान था। उसे क्या फर्क पड़ना था। वो बिया को अपने एक हाथ से मुकम्मल मजबूती से काबू करे खड़ा हुआ था। जैसे उसने बिया के लबों पर से हाथ हटाया, बिया फिर से कहना शुरू हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दूर हटो वरना मुंह तोड़ दूंगी। अरहम ने फिर से उसके होठों पर हाथ रखा और सख्त लहजा इख्तियार किए उससे कहने लगा, मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ। आह! अभी वो आगे कुछ कहता, बिया ने उसकी उंगलियों पर अपने दांत गाड़े जिससे उसकी चीखें निकल गई और बिया उसे धक्का देकर पीछे हुई। उफ, कितनी जालिम शेरनी हो तुम तो। अरहम ने अपनी उंगलियों पर दांत के निशान देखते हुए कहा, फौरन से पहले यहाँ से निकल जाओ। शाबाश। नहीं जाऊंगा मैं। और तुम्हें तमीज़ नहीं है किस लहजे में अपने होने वाले शौहर से बात कर रही हो तुम? अरहम ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर बिया और भी ज़्यादा ओवर होने लगी। मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, समझे तुम? अरहम बिया के पास आया और प्यार से उसका हाथ थामा। अब वो नर्म लहजे में कह रहा था, अच्छा ना, माफ़ करो प्लीज़। मैं यूँ इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहता था, मगर तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी ना, मैं क्या करता? वो तो मैं अब भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। और यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना तुम क्लब। भैया प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो खुद मेरे पीछे पड़ी रहती थी, वरना मैं ऐसी लड़कियों को मुंह भी नहीं लगाता। और रही बात क्लब की, तो इस बात को जो बहुत वक्त हो चुका है, मैं अब नहीं जाता। जब से मुझे तुम मिली हो मैंने दोस्तों तक से मिलना छोड़ दिया। और हमने प्यार से उसके मुंह पर आते बाल हटाए। जाना भी नहीं, वरना ये जो टांगे हैं ना तुम्हारी, ये तोड़कर रख दूंगी, समझे तुम? समझ गया मेरी जान, और हुक्म? अरहम को बिया का यूं हक जताना अच्छा लगा था। बिया उसकी बात पर मुस्कुराई थी। क्या थी वो लड़की, कभी इतना सख्त नाराज हो जाती तो कभी इतनी आसानी से मान भी जाती। अच्छा जान, एक किस ले लूं? अरहम समझ चुका था कि बिया का मूड अब ठीक हो चुका है, इसलिए अब वो फिर से बेशर्म हो रहा था। बिया उसे घूर कर देखने लगी। शट अप, उतर आए ना अपनी बेशर्मी पर तुम। बिया ने उसे पीछे करते हुए कहा, क्योंकि अरहम बातों बातों में उसके बहुत करीब आ चुका था। मतलब नहीं लेने दोगी? अरहम की बात पर बिया ने बड़े मजे से ना में सर हिलाया। वैसे तो तुमसे जबरदस्ती कुछ भी करवाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मगर खैर छोड़ो, मैं क्लब ही चला जाता हूँ। पहले कभी नहीं मिली, लेकिन आज शायद कोई लड़की मिल जाए। अरहम जैसे ही जाने लगा, बिया ने उसे पकड़कर अपनी जानिब खींचा। मैं जान से मार दूंगी अगर ऐसा सोचा भी तुमने, समझे? बिया की आवाज़ अरहम के कानों में चुभ रही थी। समझ गया ना, हल्के से बोला करो। अरहम ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर बिया जानबूझकर और तेज तेज बोलने लगी। ये तो बोलूंगी तेज। अभी आगे वो कुछ कहती, अरहम ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए उसके लबों पर अपने लब रख दिए। अरहम की इस हरकत पर बिया ने आंखें मींच ली। अब वो दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। पिछली बार की तरह इस बार भी बिया मज़ाहमत करती रही, मगर अरहम की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वो दिल ही दिल में ये सोच रही थी, आखिर कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। बिया ने अब
अब मजबूती से दोनों हाथों से अरहम की शर्ट को दबोचा हुआ था, जबकि अरहम तो न जाने किस दुनिया में खो चुका था और शायद अब वो बिया को भी किसी और ही दुनिया में ले जा चुका था। ऐसी भी क्या प्यास थी उसकी कि खत्म ही नहीं होके दे रही थी। बिया की सांसें रुक रही थी जो अरहम महसूस कर चुका था। अरहम ने आराम से बिया के लबों को आज़ाद किए। बिया तेज तेज सांसें लेने लगी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। बिया अरहम के सीने पर सर रखे सांसें लेने में मसरूफ थी, जबकि अरहम उसकी इस अदा पर मुकम्मल फिदा हो चुका था। कुछ देर तक तो बिया यूं ही सांसें बहाल करती रही और अरहम उसे देखकर मुस्कुराता रहा। अब बिया ने उससे नजरें उठाकर अरहम को देखा और अरहम उसी को देख रहा था। एकदम बिया की नजरें झुक गई। अरहम ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है, अरहम ने सुरूर भरे लहजे में कहा और फिर से लबों को करीब करने लगा। अरहम प्लीज, बस। बिया ने इल्तिजाई नजर से अरहम को देखते हुए कहा, जिस पर अरहम मुस्कुराया। बस? अभी से मेरी एक छोटी सी गुस्ताखी पर थक गई, तुम बाद में मेरी शिद्दतों को कैसे बर्दाश्त करोगी? अरहम उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, जबकि लहजा बहुत धीमा था। बिया उसकी बात पर शर्मा कर नजर झुका गई। अरहम ने फिर से बिया के लबों को कैद किया और इस बार वो काफी शिद्दत का मुजाहरा कर रहा था। उसकी शिद्दत महसूस कर रही थी। बिया की धड़कनें बेहद तेज थी। अरहम का एक हाथ बिया की कमर पर जबकि दूसरा बिया के चेहरे पर आए बाल हटा रहा था। अरहम बिया के लबों को मुकम्मल पी रहा था। उसका लम्स महसूस करते हुए बिया की गिरफ्त अरहम की शर्ट पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। कितना मीठा था ये लम्हा। उनकी सांसें मुकम्मल मिल चुकी थी। अब अरहम और भी ज्यादा शिद्दत में आ रहा था, जो बिया से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरहम ने खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पाते हुए खुद को बिया से दूर किया। बिया फिर से तेज तेज सांसें लेने लगी, मगर इस बार वो मुकम्मल अरहम के सीने में छुप चुकी थी। कुछ देर बाद जब बिया की सांसें बहाल हुई तो अरहम ने बिया के माथे पर बोसा दिया और बड़ी खामोशी से वहां से चला गया। काफी देर तक बिया उसकी खुशबू को अपने अंदर महसूस करती रही। काफी देर तक उसे अरहम का लम्स महसूस होता रहा। फिर अचानक उसका मोबाइल रिंग किया। अगर मेरे लम्स की खुशबू से बाहर निकल आई हो तो सो जाओ, अब बहुत देर हो चुकी है। अरहम का मैसेज पढ़कर बिया के लबों पर हैरानी वाली मुस्कुराहट आई। बेशर्म कहीं के। उसने गुड नाइट वाला मैसेज किया, साथ ही दिल वाला इमोजी भी भेजा और मोबाइल साइड पर रखकर वो ना जाने कब नींद की देवी वादियों में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। तू नींद भी है, ख्वाब भी है, याद में मेरी तेरी ही आग जल रही है, राख में मेरी। हंसू तेरी खुशी में, तेरे गम में रोऊं मैं, तेरे ही साथ जागूं मैं, तुझी में सोऊं मैं। वो इस वक्त होटल के रूम में मौजूद बेड पर लेटा हुआ मुसलसल रोए जा रहा था। बिना आवाज के रोना कितना दर्दनाक था, ये इससे बेहतर और कौन जानता था। कल सुबह उसकी पाकिस्तान की फ्लाइट थी। वो 5 साल बाद पाकिस्तान जा रहा था। फिर से वही यादें, फिर से वही वही दर्द। वो आखिर कितनी अजियतें बर्दाश्त कर चुका था, मगर अजियतों का ये सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जीना मेरा, मरना मेरा, तू ही रब है, तू ही है अब मेरा, तू है अब मेरा, तू जो नहीं कुछ भी नहीं, तू ही तो है सब मेरा। वो टूट कर बिखर चुका था। कोई उसे समेटने वाला नहीं था। शायद वो चाहता ही नहीं था कि कोई उसके करीब आए, उसे समेटे और इस दर्द में जीना पसंद करता था। वो खुद को इस दर्द का हकदार समझता था। यार तू मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। क्योंकि उसने भी तो किसी को ये दर्द दिया था, किसी को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया था, किसी को जीते जी मार दिया था। वो भी तो किसी की मौत का जिम्मेदार था और वो रोज रात को अपने लिए मौत की दुआएं करता था। वो रोज आग में जलता था। वो तड़पता था कि उसे मौत आ जाए, मगर शायद उसकी सजा इतनी बड़ी थी कि मौत भी उसे कबूल करने को तैयार न थी। तू अब मैं है, तू ही बाद में, तू ही रूबरू, तू ही याद में। जितना था मैं तेरा हो गया, अपना भी ना रहा। बद्दुआ, हाँ मुझे बद्दुआ लग गई। वो बेहद रो रहा था, तड़प रहा था। हर बार की तरह इस बार भी उसकी सिसकियां इस वीरान कमरे में आवाज की वजह बन रही थी। मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है अनाया, मुझे मेरे इश्क की बद्दुआ लग गई। जब उसकी मोहब्बत उसके साथ के लिए वास्ते दे रही थी, तब तो उसने अपनी मोहब्बत को तड़पता छोड़कर अपनी दुनिया बसाने का फैसला किया था। मगर जब उसकी मोहब्बत उससे इतना दूर चली गई
कि वापस आना नामुमकिन हो था, तो अब वो उसकी तमन्ना कर रहा था, उसके लिए पागल हो रहा था, उससे माफ़ी मांगने के लिए तरस रहा था, ये जानते हुए भी कि अब उस शख्स का लौट आना नामुमकिन था। दूसरी तरफ बिया, मुझे ठीक से बताओ, आखिर इस लॉकेट से तुम्हारी बहन का क्या ताल्लुक है? तुम क्यों उस लॉकेट से इतनी नफरत करती हो, और ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? बिया जो अपनी बहन के कमरे में मौजूद एक डायरी से लॉकेट निकाल कर देखने में मसरूफ थी। हानिया उससे पूछ पूछ कर थक चुकी थी। तुझे मैंने आप ही के साथ होने वाले हादसे का बताया था ना? हाँ बताया था। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि उस अरहम के लॉकेट से क्या ताल्लुक? उसका अरहम के लॉकेट से क्या ताल्लुक? हानिया ने सवालिया नज़र से उसे देखा। ये लॉकेट अरहम का नहीं है, अरहम के लॉकेट जैसा है। हानिया उसकी बात सुनकर हैरान हुई थी। ये उसी शख्स का लॉकेट है जिसने आप ही की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दिया। मुझे उस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत उसी शख्स से है। आप ही के जाने के बाद मुझे ये लॉकेट उनकी डायरी से मिला था। तब से मैंने मन दिल में दिल मन मन में ये अहद कर लिया था कि ये लॉकेट जिसके पास होगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। शायद इसीलिए मुझे अरहम पर अक्सर गुस्सा आता था, मगर अब मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। हानिया बिया की बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी। उसने बिया का हाथ पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया था। बिया, ज़रूरी तो नहीं जिसके पास ऐसा लॉकेट हो वो शख्स वैसा ही हो जिसने तुम्हारी आप ही की ज़िंदगी बर्बाद की थी। अब खुद देखो अरहम कितना अच्छा लड़का है, और तुम उसे कितना गलत समझ रही थी। हानिया की बात से इत्तेफाक करती हुई वो हानिया के गले लग गई। सही कहा तुमने, मगर हानिया, वो शख्स जो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था, वो अब कितने सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। बिया रो रही थी अपनी बहन के लिए। हानिया उसे चुप करवा रही थी। अनाया के बाद हानिया ही तो थी जो बिया की सगी बहनों की तरह रहती थी। उनके बीच बातें अब भी जारी थी। दोनों ही इस बात से अनजान थी कि कोई तीसरा ये सब सुन रहा था। यार क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? शहरयार भाई जिससे मोहब्बत करते थे वो लड़की बिया की बहन थी। जहन ने बिया और हानिया की सारी बातें सुन ली थी, और पहली फुर्सत में उसने अरहम से मिलकर उसे सारे मामले से आगाह किया था। यार बिल्कुल ऐसा ही है, वो लॉकेट बिया को अपनी बहन की डायरी के साथ मिला था, और वो लॉकेट बिल्कुल तेरे लॉकेट जैसा ही है। लेकिन ज़रूरी नहीं वो लॉकेट शहरयार भाई का ही हो सकता है वो शख्स शहरयार भाई नहीं हो, बल्कि कोई और हो। जहन ने कुछ सोचते हुए कहा, जबकि अरहम को तो अब बहुत टेंशन हो रही थी कि अगर वाकई बिया नाबिया की बहन है तो इस बात से उनके रिश्ते पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। यार जो बातें तूने बताई है वही सब भाई के पास्ट में हो चुका है, इसका मतलब साफ है, अरहम ने सोचों में गुमंदाज में कहा था। अगर वाकई वो लड़की बिया की बहन है तो ये बात शादी से पहले तक सबसे छुपानी होगी। अरहम जैन की बात से इत्तेफाक करता था। वो जानता था कि अगर बिया को ये पता चला कि उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला शख्स अरहम का भाई है तो ना जाने वो कौन सा तूफान बर्पा करेगी। इसलिए अरहम शादी से पहले तक उससे इस बात पर पर्दा रखना चाहता था। वो शादी तक इस बात को दबाए रखना की कोशिश में था। हानिया को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ओके। अरहम जैन से कहता हुआ मोबाइल पर आती कॉल सुनने बाहर चला गया, जबकि जैन को जोहान की कॉल आई। शायद वो लोग पाकिस्तान पहुंच चुके थे। हा 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 हा, वो क्या बात है, वाह क्या बात है। इन खरोचों के निशानात तो मेकअप भी नहीं छुपा सकेगा। फरीहा ने अलीज़े का सूजा हुआ मुंह देखकर उसका मजाक उड़ाया, जिस पर अलीज़े का मुंह और भी ज्यादा सूज गया। यार मैं इतनी गुस्से में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ तो तुम अपनी शक्ल भी तो जरा देखो, कार्टून लग रही हो। न जाने किस तरह उस लड़की ने तुम्हारी अच्छी भली कटाई कर दी। वैसे काश मैं वहाँ होती तो ये सीन मिस ना होता। फरिया ने हंसते हुए मोबाइल उठाया, मगर जब मोबाइल पर नजर गई तो बहुत से भी ज्यादा हैरान रह गई, और सारी तवज्जो मोबाइल पर वो कुछ देखने में मसरूफ हो गई थी। अलीज़े ये देखो, तुम्हारी रेस्टोरेंट वाली वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पर। मशहूर सबसे खूबसूरत टिकटॉक अलीज़े खान आज एक रेस्टोरेंट में किसी लड़की के हाथों बहुत बुरी तरह से जलील हुई है। जी हाँ, सोशल मीडिया की मशहूर टिकटॉकर आज एक आम लड़की के हाथों ज़ाय होने से बची है, और इस वक्त सभी ज़बानों पर उस लड़की के चर्चे हैं। लोगों का कहना है वो लड़की जो भी है उसने बहुत अच्छा किया है। लोग बिना जाने ही किसी के उसके फ़ैन हो गए हैं। मज़ीद जानने के लिए वीडियो देखें।
अलीज़े एक लपक कर फरीहा के पास आई और उसके हाथ से मोबाइल छीना, और जब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये वही वीडियो थी जिसमें से बिया अलीज़े का सर टेबल पर रखकर मार रही थी। ये नहीं, ये किसने वायरल कर दी? अलीज़े बेयकीनी की कैफियत में चिल्लाते हुए कह रही थी, जबकि फरीहा दिल ही दिल में बेहद खुश थी, क्योंकि अलीज़े ने कभी उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया था। और अलीज़े मुश्किल में थी आज वो जब मुश्किल में थी, तो फरीहा के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अलीज़े ने फरीहा का मोबाइल सोफे पर फेंका और उठकर कमरे से बाहर चली गई। वो इस वक्त बेहद गुस्से में थी। एक तो वो कब से अरहम के पीछे पड़ी थी, अरहम ने उसे घास नहीं डाली, ऊपर से अब अरहम की फ्यूचर वाइफ ने उसकी अच्छी भली कुटाई कर दी, और अब तो उसके फैन भी उस पर हंस रहे थे। बदले की आग लगी हुई थी उसके दिल में, बहुत बुरी तरह वो इस आग में जल रही थी। मगर मैंने तुम दोनों को अलग न कर दिया तो मेरा नाम भी अलीज़े खान नहीं। तकरीबन शाम 5 बजे का वक्त था जब जहाज़ पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था। शहरयार ने आज पूरे 5 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। उसके पीछे ही जोहान और अफशा भी आ रहे थे। जैन उनको ले एयरपोर्ट पर आया था, मगर शहरियार ने उसके साथ जाने से मना कर दिया और घर के नंबर पर कॉल करके अपनी कार मंगवाई। जैन जोहान और अफशा को लेकर घर के लिए निकल चुका था। कुछ ही देर में शहरियार की गाड़ी भी आ गई थी। ड्राइवर ने अदब से सलाम किया। शहरियार ने उसे गाड़ी घर की तरफ ले जाने से मना कर दिया। मगर शहरियार साहब, घर पर सब आपकी मुंतजिर है, ड्राइवर ने नज़र झुकाए कहा, जबकि शहरयार हर बार की तरह इस बार भी सख्त लहजा इख्तियार किए कहने लगा, मैंने कहा ना, मुझे होटल जाना है, बेहतर होगा हुक्म पर अमल करो। शहरयार की बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी होटल की जानिब कर ली। कुछ ही देर बाद वो लोग एक होटल के सामने मौजूद थे। शहरयार गाड़ी से उतरा। ड्राइवर ने शहरयार का सामान गाड़ी से निकाला और शहरयार के पीछे होटल चला गया। शहरयार ने काउंटर से अपने लिए कमरा बुक करवाया। ड्राइवर उसका सामान कमरे में पहुंचाकर उसके हुक्म के मुताबिक वहां से चला गया। शहरयार कमरे में आकर कुछ देर बेड पर लेटा रहा, फिर कुछ सोचते हुए बालकनी में गया। वहां से नीचे बना प्ले एरिया, जहां कपल्स अपने बच्चों के साथ मौजूद थे, साफ दिखाई दे रहा था। हंसते मुस्कुराते मियाँ बीवी को उनके बच्चों के साथ खुश देखकर शहरयार सोचों में गुमसा हो गया था। आपको पता है शहरयार, जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो मैं उनको कहूँगी अपने पापा पर मत जाना, वरना उनकी तरह जिद्दी, पंगेबाज और बेशर्म निकलोगे। अनाया की बातें उसके कान में गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उसे याद आने लगा किस तरह उसने अनाया के किरदार पर शक करके अपने ही बच्चे को दुनिया में लाने से पहले ही उसकी जिंदगी छीन ली थी। पहले उसे बच्चों की कोई ख्वाहिश थी नहीं, मगर जब ये बात उसे पता चली थी कि जिस बच्चे को वो दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर चुका था, वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसका अपना खून था। न जाने कितने गुनाह उसने किए थे, न जाने किस किस गुनाह की सजा आज भुगत रहा था। अभी इन्हीं सोचों में गुम था जब ड्राइवर दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया। शहरी साहबा, आपकी गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी कर दी है, या आप गाड़ी की चाबी देते हुए ड्राइवर शहरियार के इशारे पर वहां से बाहर चला गया। शहरियार सूटकेस से अपने कमरे निकाल कर हाथ चला गया था। शावर खोल कर वो आंखें बंद किए खड़ा था। शावर से गिरता हुआ ठंडा पानी उसके जिस्म की थकन को और जहन के बोझ को हल्का कर रहा था। 10 मिनट बाद वो कपड़े पहनकर बालों को टॉवल की मदद से साफ करता हुआ बाहर निकला, जब ही किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। सर, रूम सर्विस। ये सर, आपको कुछ चाहिए? होटल सर्विस की तरफ से एक लड़की कमरे में आई और शहरयार को सरतपा देखकर कहने लगी थी, नो थैंक्स। शहरयार का जवाब सुनकर वो वापसी के लिए मुड़ी। लिसन, जा नमाज मिल सकती है? शहरयार की बात पर वो हैरान हुई कि इतना स्मार्ट हैंडसम नौजवान नमाज भी पढ़ सकता है, वरना अब तक उस होटल में जो भी आता था वो हमेशा ड्रिंक वगैरह के बारे में ही पूछता था। जी श्योर, ये कहकर वो बाहर चली गई। कुछ ही देर में वापस आई और हाथ में जानमाज़ थी। सर, ये ले। उसने जानबूझकर जानमाज़ को पूरी तरह से हाथ में पकड़ा हुआ था ताकि शहरयार बेध्यानी में शहरयार का हाथ उसके हाथ से जा लगे, क्योंकि शहरयार उसके इरादे समझ चुका था। टेबल पर रख दे और जाए। शहरयार मिरर के सामने खड़ा बाल बनाते हुए कहने लगा। वो लड़की समझ चुकी थी कि शहरयार और लोगों जैसा नहीं है। और कुछ चाहिए आपको?
तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये कहकर वो जेब से पेन निकालकर एक पर्ची पर अपना नंबर लिखने लगी थी। जब ही शहरयार की बात पर उसका हाथ रुक गया। नो नीड थैंक्स सिस्टर, वो मुँह बनाती वहाँ से बाहर निकल गई थी। ये सब शहरयार के साथ पहली बार नहीं हुआ था। इन 5 सालों में वो अपनों से दूर एक अनजान मुल्क में रह रहा था। न जाने कितनी लड़कियां उसके आसपास घुमा करती थी कि शायद वो अपने डिप्रेशन से बाहर आकर उन्हें लिफ्ट करा दे, मगर शहरयार भी शहरयार था। वो इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसके दिलो दिमाग पर बस उसकी मोहब्बत सवार रहती थी। वो बस अनाया के बारे में सोचता था। अब वो काफ़ी बदल गया था। वो अब पहले वाला शहरयार कहीं से भी नहीं लगता था। असर की नमाज अदा करने के लिए जायनमाज बिछाकर खड़ा हुआ। नमाज अदा करने के बाद वो दुआ मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो परेशान था अपने हर गुनाह, हर गलती पर। न जाने किस किस गुनाह की माफ़ी मांगना था। मगर जब भी वो नमाज पढ़ता था, वो अनाया की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना नहीं भूलता था। इस जहां में मुमकिन ना हो सका, मगर दूसरे जहां में वो सिर्फ अनाया का साथ मांगा था। खुद को इस लायक तो नहीं समझता था, लेकिन फिर भी अपने रब से दुआ करता था और उसे यकीन होने लगा था कि एक दिन उसकी दुआ ज़रूर पूरी हो जाएगी। उन्हें पाकिस्तान आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। कल ही अफशा की सादगी से रुखसती कर दी गई थी और आज जैन और जोहान दोनों का वलीमा था। अरहम और बिया समेत उनकी पूरी फैमिली वहां मौजूद थी। अरहम और बिया की भी शादी करीब ही थी, इसलिए उनकी शादी की तैयारियां भी उरूज पर थी। मगर शहरियार ना जोहान की बारात पर आया, न आज उसके वलीमे पर। शायद वह नूरैन बेगम का सामना नहीं करना चाहता था, मगर जोहान इस बात पर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। जोहान भाई, आप क्यों परेशान होते हैं? मैंने मुलाजिम से उस होटल का पूछ लिया है। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके। अरहम की बात पर नूरैन बेगम खुश हो गई थी। अरहम फौरन गाड़ी की चाबी लिए हॉल से बाहर चला गया था। वो बहुत खुश था। शहरयार उसकी शादी में शिरकत करने के लिए आखिर पाकिस्तान आ ही गया था। वो 15 मिनट के अंदर उस होटल के सामने पहुंचा और काउंटर से रूम नंबर पूछता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर गया, मगर रूम लॉक मिला। उसने शहरयार का नंबर ट्राई किया, मगर वो भी बन जा रहा था। तकरीबन 10 मिनट तक वो वहाँ इंतज़ार करता रहा। फिर वापसी के लिए होटल से निकल गया कि बाहर आया, तभी एक शख्स से टकराया। वो शख्स काफ़ी परेशान लग रहा था, जिस पर अरहम उससे पूछने में मजबूर हो गया था। माइंड न करे तो कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप किसी मुश्किल में हैं? इस शख्स ने परेशानी से माथे पर आधा पसीना साफ किया। जी बिल्कुल, दरअसल मैं अपने बेटे को कमरे में छोड़कर अपना सामान नीचे गाड़ी में आया, और जब तक मैं वापस कमरे में गया तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। न जाने कहाँ चला गया। अरहम उसकी बात पर थोड़ा सा परेशान हुआ। क्या काफ़ी छोटा है आपका बेटा? अगर आप कहें तो मैं भी उसे ढूंढने में आपकी हेल्प कर दूँ। अरहम की बात पर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपने बेटे की तस्वीर दिखाने लगा। अरहम उसकी आंखें देखकर बहुत हैरान हो गया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है आपका बेटा। एक काम करें, आप होटल के अंदर ढूंढें, मैं उन्हें बाहर ढूंढता हूँ। अरहम की बात पर वो मुस्कुराया था और अंदर की तरफ चला गया। अरहम पार्किंग की तरफ आकर उसे ढूंढने लगा, मगर वो कहीं भी नहीं था। वहाँ से थोड़े फासले पर एक रेस्टोरेंट था और हम उस तरफ जाकर तलाश करने लगा, मगर किसी की आवाज़ पर पलटा। खबरदार, जो अब तुमने उन्हें तंग किया या कोई बैड वर्ड्स बोले, मैं ज़बान खींच लूँगा तुम्हारी। एक छोटा सा बच्चा सामने खड़े शख्स पर ऐसे घुरा रहा था जैसे उससे कई ज़्यादा ताकत रखता हो। उसकी आवाज़ सुनकर अरहम उसकी तरफ आया। वहाँ एक बुजुर्ग हाथ में बच्चों के खिलौने लिए खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनके सामने खड़ा शख्स मुसलसल उन पर चिल्ला रहा था, मगर इस छोटे से बच्चे की बात पर वो शख्स हैरानी से उस बच्चे को देख रहा था। सॉरी करे अब इन अंकल से, इस बच्चे ने रौबदार आवाज़ में कहा। जब अरहम उसके पास आया तो देखकर पहचान गया, ये वही बच्चा था जिसको वो कब से ढूंढ रहा था। अरहम उस छोटे बच्चे की बातों पर और बात करने के अंदाज पर काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। What happened? अरहम ने सामने खड़े शख्स से पूछा, जो कब से उन बुजुर्ग पर चिल्ला रहा था। इस आदमी ने मेरे वॉलेट से पैसे निकाले हैं और अब ये मान नहीं रहा। उस शख्स ने मुंह बनाते हुए कहा, हे यू लायर, झूठ मत बोलो। इन अंकल ने आपका
आपका गिरा हुआ वॉलेट उठाकर आपको दिया, उसमें से कोई पैसे नहीं निकाले। आप चेक क्यों नहीं कर रहे? अरहम उस छोटे से बच्चे को बड़ी हैरत से देख रहा था। इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़हानत। उस शख्स ने अपना वॉलेट चेक किया तो बिल्कुल खामोश हो गया। देख लिया ना, अब सॉरी कहें इनसे। वहाँ खड़े सब लोग उस बच्चे की हैरत की नज़रों से उस बच्चे को हैरत की नज़रों से देख रहे थे। वो शख्स एक छोटे बच्चे के सामने शर्मिंदा खड़ा था। सामने खड़े बुजुर्ग से माजरत करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया था। बहुत शुक्रिया छोटे नवाब। वो बुजुर्ग प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर दुआएं देते हुए वहां से चले गए। फिर अरहम उस बच्चे से मुखातिब हुआ, बेटा आपके पापा आपको कब से ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ हैं? ये तो बहुत गलत बात है। चले उनके पास, वो होटल में मौजूद है। अरहम ने उस बच्चे से कहा, आई एम सॉरी बट मुझसे उन अंकल की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई, सो दैट्स वाई मैं यहाँ आ गया। उस बच्चे ने अपने चेहरे पर आते बाल हटाते हुए कहा, वो लग तो 4-5 साल का रहा था, मगर था बहुत ज़हीन और अकड़ मिजाज सा। एक स्टाइल से वो अरहम के आगे चलता हुआ होटल की तरफ जाने लगा। वैसे आपको कैसे पता उन अंकल ने पैसे नहीं निकाले थे? कॉज मैंने खुद देखा था उन्हें, और लायस पीपल से मुझे बहुत नफरत है, यू नो ना। और आपको कैसे पता होगा? ओहो, आप तो मुझे जानते ही नहीं। थोड़ी खुद ही सवाल करता हुआ खुद ही जवाब देते हुए मुस्कुराया। जाने अरहम को बच्चा बहुत अलग सा लगा था। तो आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, सेम, मुझे भी लायस पीपल से भी नफरत है। वैसे नाम क्या है आपका? नो, मैं सिर्फ अपने पापा जैसा हूँ। बाय द वे आई एम अजान। उस बच्चे ने हाथ आगे करते हुए कहा, जिस पर अरहम ने उससे हाथ मिलाया। ओह नाइस नेम, आई एम अरहम। वैसे आप मुझसे फ्रेंडशिप कर रहे हो? अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, नाइस। वैसे मैं ऐसे ही किसी को भी अपने फ्रेंड नहीं बनाता। बट डू यू लव लॉयंस? अरहम उसकी बात पर हैरान हुआ। यस आई लव लॉयंस। मैंने काफ़ी मूवीज़ भी देखी है शेरों की। रियली? वो एक्साइटेड होकर कहने लगा। वैसे आपका निकनेम क्या है? मतलब कभी मैं आपको मिलूं और आप मुझे ना पहचानो तो मैं आपको याद दिला दूंगा कि मैं वो हूँ। इम्पॉसिबल, मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स को भूला नहीं करता। एंड मुझे मेरी मम्मा प्यार से खानज़ादा कहती है। अजान ने एक स्टाइल से बाल ठीक करते हुए कहा। वो ड्रेसिंग से बिल्कुल भी आम बच्चा नहीं लग रहा था। ब्लू कलर की पैंट, ब्लैक शर्ट, हाथ में छोटी सी वॉच और एक ब्लैक नंग की रिंग अजान किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। किधर चले गए थे तो मामा कितनी परेशान हो गई थी? उस शख्स ने उस बच्चे को अपने पास बुलाते हुए कहा। डोंट वरी पार्टनर, ज़रा कुछ काम था। उस बच्चे की बात पर अरहम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। थैंक्स आपका, वो शख्स कहता हुआ चला गया। अजान भी उससे बाय करता हुआ चला गया। जबकि अरहम को बिया का मैसेज रिसीव हुआ तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। अब इसी आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्म में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्म में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।